अरे मैं तो पढ़ा नहीं जाएगा। चलो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में क्या फर्क है बच्चों? बस हो गया। प्रवेशिका वाइंडिंग अप एंड गौरव मैम नाम तो 5 बार हो चुकी हूँ मैं। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है? वाइंडिंग अप बंद करना, डिसोल्यूशन भी बंद करना। फर्क बताओ, फर्क बताओ। फर्क डिसोल्यूशन में बिल्कुल खत्म कर दिया, वाइंडिंग अप में भी खत्म बिल्कुल नहीं किया। नहीं तो वाइंडिंग अप में जैसे अभी के लिए बंद कर दिया फिर बाद में खोल सकते हैं, नहीं गलत। और वाइंडिंग अप मतलब पूरा बिजनेस ही बंद कर देना और डिसोल्यूशन मतलब उसमें थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। वाइंडिंग अप में होती है ना। अच्छा सुनो मेरी बात। वाइंडिंग अप में सब कुछ बेच देते हैं और डिसोल्यूशन में जो वैसे होता है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह उनको कैंसिल करवा। एक मिनट सुनना, सही जगह पहुंच गई थी अंशी। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन दोनों का ही मतलब क्या होता है? बंद करना। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि वाइंडिंग अप एक क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है डिसोल्यूशन की तरफ जाने की। समझ रहे हो? वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है डिसोल्यूशन की तरफ जाने की। प्रोसेस किस चीज की? एक बात बताओ, जब हम बिजनेस को मैं वहां नहीं दिखा हम पीछे तुमसे मार रहे हैं गौरव। जब हम बिजनेस को बंद करते हैं तो अपनी बैलेंस शीट को हम सेट करते हैं। कैसे? अपनी एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, फिर जो बच जाता है उसको अपने घर ले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस। ठीक है? और ये सब प्रोसेस पूरी करने के बाद जब फर्म को ताला लग जाता है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो इसमें से एक है प्रोसेस और एक में है बिल्कुल बंद कर देना। आ रही है बात समझ? तो वाइंडिंग अप प्रोसेस क्या है? एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना। और ये काम हम किस लिए कर रहे हैं? अपने बिजनेस को बंद करने के लिए। क्लियर है? तो वाइंडिंग अप ओवर एलएलपी में भी इधर मतलब वहां से आवाज नहीं आ रही, सारी आवाजें यहीं से ही आती हैं। मैं भी बोल रही सर के पास फोन करो। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है? हमें नहीं हो रही, इसको क्लियर हो रही। मेरे को क्या हो रही? मैं बोल रहा नहीं कुछ। तुम पढ़ जाती ध्यान में आ रही। अब बताओ मुझे, एलएलपी का जो वाइंडिंग अप होता है वो आप अपनी मर्जी से भी करवा सकते हो। भाई हम कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि हमें बंद करवाना है अपनी फर्म को, करवा सकते हो। तो आप वॉलंटरली भी करवा सकते हो। और अगर ट्रिब्यूनल को ठीक लगे कि आपका बिजनेस बंद होना चाहिए क्योंकि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट भी आपके बिजनेस को बंद करवा सकती है। तो वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी में बी ईदर वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल एंड एलएलपी सो वाउंड अप में बी डिसॉल्व। जिस एलएलपी का वाइंडिंग अप प्रोसीजर पूरा हो जाए उसको हम बाद में क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, वॉलंटरी का तो मतलब समझ में आ गया कि हम अपनी मर्जी से गए कि हमारी फर्म को बंद करो तो बंद करवा देंगे। ठीक है? कोर्ट बंद करवा देगी आपकी फर्म को। कौन कौन से केसेस ऐसे होंगे जहां पे एलएलपी को बंद करना पड़ेगा कोर्ट को? मतलब एलएलपी ऐसे क्या क्या काम कर सकती है जिसकी वजह से उसको बंद कर सकती है? कोई इलीगल वेरी गुड। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड को एलएलपी इंसॉल्वेंट हो गए। मैम कुछ ज्यादा ही केस हो गया। मतलब कोई भी जो गलत काम अगर मान लो एलएलपी कर दे तो कोर्ट क्या करेगी? डिसॉल्व ऑर्डर दे देगी। हाँ, अब मेरी बात सुनो, कितने केसेस हैं ऐसे? If LLP decides that LLP be wound up by the tribunal, अगर LLP को खुद को ही लग रहा है कि वाउंड अप हो जाना चाहिए तो ये तो हो गया। अगर खुद ही कह रहे हो तो कोर्ट आपको बंद करवा देगी। दूसरा केस, अगर 6 महीने से ज्यादा आपका नंबर ऑफ पार्टनर कितने रह गए हैं? सिंगल 1 रह गया है ना? उसमें मैंने बताया था ना कि पहली बात तो ये है कि अगर आपके फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, यानी कि सिंगल ही रह गया है तो आपकी एलएलपी को कोर्ट क्या करवा देगी? बंद करवा देगी। लेकिन मान लो अगर कोर्ट को पता ही नहीं चल पाता कि ये पर्सन सिंगल काम कर रहा है, हर एलएलपी का रिकॉर्ड तो नहीं है ना उसके पास, तो उसने क्या किया? सिंगल पर्सन ने कंटिन्यू किया, तभी तो हमने उसकी लायबिलिटी को क्या बना दिया था? अनलिमिटेड।
क्यों? क्योंकि वो 6 महीने से ज्यादा गलत काम कर रहा था। गलत काम करने का मतलब कि एलएलपी को चलाने के लिए आपको 2% चाहिए और रह गया है 1। 6 महीने तक तो ठीक है, परमिशन दे दी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर ऐसे ही काम करते रहते हो ना तो आपकी फर्म को क्या करवा दिया जाएगा? डिसॉल्व करवा दिया जाएगा, कोर्ट कर देगी डिसॉल्व। ठीक है। तीसरा केस, अगर एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर वो अपना उधार नहीं चुका पा रही तो लोगों का पैसा खाए जा रहे हो तो कोर्ट क्या करेगी? बंद करवा देगी। ऑब्वियस सी बात है। If NLP has acted against the interest of sovereignty and integrity of India, the security of state और public order, अगर आपने अपने उसकी भारत की, हिंदुस्तान की ईमानदारी के साथ कुछ गलत किया है ना, उसकी संप्रभुता के साथ कुछ गलत किया आपने, ठीक है, मतलब उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की, अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब भी आपको कोर्ट क्या करवा देगी? डिसॉल्व करवा देगी। एक 5th केस क्या आता है, अगर एलएलपी ने डिफॉल्ट किया, किस चीज का डिफॉल्ट? इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। जो मैंने अभी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए कही थी, कितने टाइम में बनानी होती है हमको? 6 मंथ्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी रिपोर्ट बनाने का टाइम था 6 महीने। अगर आप इसको फाइल करने में डिफॉल्ट करते हो, एनुअल रिटर्न के लिए 60 डेज थे, एनुअल रिटर्न के लिए 60 डेज थे, और यहाँ पर उसकी भी बात आ रही है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न, इन तीनों को फाइल करने में अगर डिफॉल्ट किया है तो कोर्ट आपको बंद कर देगी। पर एक बात बताओ, मान लो एलएलपी 1 साल के लिए भूल गई फाइल करना, तब भी बंद करवा देंगे? तब भी मान लो कुछ ऐसा केस हो गया कि मैं भूल गया, या फिर भूल नहीं गया तो मतलब मैं इतना बिजी था कि फाइल नहीं कर पाया, तो कुछ तो मौका मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप लगातार 5 सालों तक फाइल नहीं करते तब हम आपको बंद करवाएंगे। समझ गए बात को? 1 साल भूल गए कोई बात नहीं, 2 साल भूल गए कोई बात नहीं, तीसरे साल कर दो, लेकिन अगर आपने लगातार 5 सालों तक कुछ फाइल नहीं कर रहे, आपने एनुअल रिटर्न, ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ना सॉल्वेंसी रिपोर्ट, तीनों में से कुछ भी फाइल नहीं कर रहे 5 सालों तक लगातार, तो कोर्ट आपको क्या कर देगी? डिसॉल्व कर देगी। और लास्ट में डाल देते हैं कि ट्रिब्यूनल को जो भी ऐसा मैटर लग रहा होगा, जो भी सही ओपिनियन लग रहा होगा कि बंद कर देना चाहिए, तो उस ग्राउंड पे भी बंद कर सकती है जो ऊपर 5 कवर ना हो पाए तो। मतलब कुछ ग्राउंड ऐसा हो गया जो ऊपर 5 में कवर नहीं हो रहा, तो बताओ अब सेंट्रल उसको कोर्ट के पास पावर है, तो उसको पावर दी हमने 6 पॉइंट में कि अगर कोर्ट को जैसा सही लगता है वो उस बेसिस पर भी एलएलपी को क्या करवा सकती है? डिसॉल्व करवा सकती है। क्लियर है? अब आता है रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, और रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन से रिलेटेड रूल्स को बनाती है। क्लियर है? चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट मिसलेनियस। क्या आता है? मिसलेनियस में पढ़ना जरा। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी। ये किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है? एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में। एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या कोई पार्टनर एलएलपी को लोन दे सकता है? बताओ भाई, पार्टनर एलएलपी को लोन दे सकता है? हाँ हाँ, ले क्यों ना, लोन के लिए कौन मना कर रहा है? मैं मान लो तुम मुझे घर में तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूं तो मैं मना करूंगी? तो वापस तो दे दिया। ऐसी कौन सी शर्त है? चल ठीक है, हो गया उजाला। चलो, तो क्या कोई पार्टनर एलएलपी को लोन दे सकता है? आंसर होगा यस, दे सकता है। और अगर वो लोन देगा तो वो राइट्स एंजॉय करेगा जो कि एक नॉर्मल पर्सन एंजॉय करता है। मान लो किसी आउटसाइड पार्टी से आप लोन लेते तो जैसे ब्याज उसको देते ना, वैसे ही आपको पार्टनर को भी ब्याज देनी पड़ेगी। ठीक है? तो पार्टनर में lend money to and transact other business with the LLP and has the same right and obligation with respect to loan or other transaction as a person who is not a partner। जैसे जो पार्टनर नहीं है उसने अगर लोन दिया, जैसा राइट्स उसको मिलते हैं ना, वैसे ही राइट किसको मिलेंगे? पार्टनर। मान लो मेरी एलएलपी है गिफ्ट आइटम्स की। एलएलपी क्या है? गिफ्ट आइटम्स की। ठीक है?
और आज एक पार्टनर की बेटी का बर्थडे है, आज एक पार्टनर की बेटी का बर्थडे है, क्या वो एलएलपी से गिफ्ट आइटम नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है ना। और फ्री में खरीदेगा कि चलो उठा के ले सकते हैं, अपनी एलएलपी तो है, सेल कर रही है एलएलपी उसको, है ना। काम तो काम है, आप खरीद सकते हो, लेकिन आप वैसे ही पैसे दोगे जैसे आप एक कस्टमर से चार्ज करते हैं, हाँ वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ वैसे ही रहेगी जैसे नॉर्मल लोगों के साथ में रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बताओ कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन एलएलपी पे लगने चाहिए? बताओ कंपनीज, इसकी बातें नहीं सुनेगा तभी मेरी बातें सुन पाएगा। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन एलएलपी पे लगने चाहिए। अगर मान लो वैसे तो एलएलपी का खुद का अपना एक्ट है, लेकिन अगर एलएलपी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन एलएलपी एक्ट में नहीं लिखे हैं तो आप किसके प्रोविजंस को फॉलो कर लोगे? कंपनीज एक्ट के, ठीक है। जैसे हमने पार्टनरशिप के लिए कहा था कि कुछ प्रोविजन मान लो एलएलपी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो आप किसको फॉलो कर लोगे? पार्टनरशिप वाले को। अगर कोई प्रोविजन एलएलपी एक्ट में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप वहां से उठाओगे, ठीक है। ऐसे ही कंपनीज एक्ट के भी कुछ प्रोविजन लग जाते हैं किसके ऊपर? एलएलपी पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट करती है that any of the provision of Companies Act 1956 shall apply to LLP। या तो पूरे के पूरे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे एलएलपी पे, या उन प्रोविजंस को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई किया जाएगा। मींस जैसे कंपनीज एक्ट में ये बात लिखी गई है, उसमें थोड़ा सा चेंज करके ये बात एलएलपी पर भी एप्लीकेबल कर दो। समझ रहे हो? जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ होगा कि एवरी मेंबर शैल बी लायबल, एवरी मेंबर शैल बी लायबल। कंपनी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा होगा? एवरी मेंबर शैल बी लायबल। तो हम कैसे रीड करेंगे एलएलपी में पढ़ते हुए इसको? एवरी एलएलपी में अगर कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? मेंबर यूज करोगे, वहां पर आप पार्टनर यूज करोगे। तो इसी को हम बोलेंगे कि क्या करेंगे कि आपको प्रोविजन तो एप्लीकेबल करना है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। और वो मॉडिफिकेशन क्या है? मेंबर की जगह आपको क्या पढ़ना है? पार्टनर। और भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई मान लो देखो रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल्स बना सकती है तो उनमें कुछ चेंज भी कर सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है ना। तो अमेंडमेंट कैसे आती है? अमेंडमेंट आती है, कोई भी अमेंडमेंट किया आपने उसके बाद उसको कहां पे पेश किया जाता है? ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाता है, तभी वो वैलिड अमेंडमेंट कहलाती है, मानी जाती है, ठीक है। तो shall apply to any LLP with such exception, modification और adaptation as may be specified in the notification। मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक बताया था मैंने आपको prescribed, क्या बताया था? और prescribed हमेशा कहाँ होगा? रूल्स में। ऐसे ही एक वर्ड और याद कर लो, specified, और specified हमेशा कहाँ होगा? नोटिफिकेशन। समझ रहे हो? क्लियर है? अगर प्रेस्क्राइब्ड वर्ड है तो प्रेस्क्राइब कहां पर होगा? रूल्स में। अगर स्पेसिफाइड वर्ड है तो सब स्पेसिफाइड कहां पर होगा? नोटिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी अमेंडमेंट लानी है या कोई रूल लेके आना है तो उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना होता है। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर करना होता है? सबसे पहले पार्लियामेंट में रखना पड़ता है। पार्लियामेंट में रखना पड़ता है कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, चाहे उस टाइम कोर्ट सेशन में है या नहीं है, या एक सेशन या एक से ज्यादा सेशन उसके हो रहे हैं, लेकिन आपको 30 दिन के लिए उसको रखना पड़ेगा। उसका जो ड्राफ्ट आपने तैयार किया है, ड्राफ्ट मतलब रफ रूल जो आपने तैयार किए हैं ना, वो आप पार्लियामेंट में रख रहे हो। Before the expiry of session, immediately following the session or the successive session, both houses agree in disapproving the issue of notification। दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, अगर ये कह देते हैं कि इस नोटिफिकेशन को ये तो ठीक नहीं है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, मतलब वो डिसअप्रूव कर देते हैं और एग्री कर जाते हैं कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन इशू नहीं की जाएगी। यानी कि नोटिफिकेशन इशू करने के लिए उसको दोनों हाउसेज में क्या करना पड़ेगा?
पास करवाना करेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा। और या फिर या तो इशू नहीं होगी, या फिर अगर नोटिफिकेशन इशू करवानी है तो उसी मॉडिफाइड फॉर्म में होगी जो बोथ हाउसेस कहेंगे कि इसमें ये चेंज करने की जरूरत है, तो वो चेंज के साथ वो नोटिफिकेशन इशू कर दी जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, चलो सिर्फ इसी नोटिफिकेशन की बात की है कि बोथ हाउसेस से आपको अप्रूवल लेना है। हर एक नोटिफिकेशन के लिए आपको बोथ हाउसेस से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ये नोटिफिकेशन कौन सी है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एलएलपी पे लगेंगे, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो अब आता है सेक्शन 68 इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको अभी बताया था ना, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब फाइल करने होते हैं। इनकी आपको फाइलिंग ई फाइलिंग करनी होती है। किसकी साइट पर? एमसी। ठीक है, तो एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, recorded or registered under this act may be filed, recorded or registered in such manner as may be prescribed। तो जैसा रूल्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करोगे आप। और कॉपी ऑफ और एनी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार which is supplied or issued by the registrar or certified through affixing digital signature। बताया था मैंने आपको, जब भी ई फाइलिंग करोगे तो उसके ऊपर अपने डीएससी अपलोड करोगे। और ट्रू कॉपी और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट बी एडमिसिबल इन एविडेंस एज ऑफ इक्वल वैलिडिटी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और वो एक एविडेंस का काम करेगा अगर आपने फाइलिंग करी है तो। और एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार दैट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। अब देखो मैंने बैलेंस शीट फाइल की, डीएससी अपलोड कर दिए थे, कॉमन सील लगा दी थी, ठीक है। अब मुझे वहां से एक मैसेज आया, कंफर्मेशन मैसेज, कि आपकी बैलेंस शीट हमें रिसीव हो चुकी है। रजिस्ट्रार ने अपने साइन करके भेजा और सील लगा के भेजा कि हमने आपकी बैलेंस शीट रिसीव कर लिया है। तो एक तरीके से वो प्रूफ हो गया ना मेरे लिए कि मैंने इस ईयर की बैलेंस शीट को अपलोड कर दिया था। तो उसी की बात है कि जो रजिस्ट्रार ने आपको कंफर्मेशन कॉपी दी है दैट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार through affixing digital signature to be a true extract from any document file, be admissible in evidence and be presumed to be true extract from such document। मतलब ये एक एविडेंस का काम करेगा अगर आपको उसकी कंफर्मेशन कॉपी रिसीव हो गई है तो। ठीक है, जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हो स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना साथ में, सक्सेसफुल जैसे लिखा हुआ आता है उसका कि हमने अपनी पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी है, ऐसा ही है ना। चलो अब आता है पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ये क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट या रिटर्न जो आपने फाइल करनी थी ड्यू डेट में, अगर आपने वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं की तो क्या आपके पास और टाइम होना चाहिए? आपकी फीस का भी तो होता है बेटा, है ना। इतने टाइम तक पहले ड्यू डेट दे देते हैं वो, फिर ऐसा कहते हैं ना कि ड्यू डेट के बाद भी 10 दिन तक कर सकते हो एडिशनल फीस के साथ, है ना। तो सेम बात यहाँ पर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिटर्न के लिए जो टाइम स्पेसिफाइड था, जो ड्यू डेट थी, अगर आपने उस रिटर्न को या डॉक्यूमेंट को ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया तो मे बी फाइल्ड और रजिस्टर्ड आफ्टर द टाइम अप टू अ पीरियड ऑफ 300 डेज। 300 दिन प्रोवाइड किए गए, ड्यू डेट के बाद आप 300 दिन तक फाइल कर सकते हो। लेकिन कितनी एडिशनल पेनल्टी है देख लो जरा, फॉर ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे। ठीक है, 100 रुपीज फॉर एवरी डे फ्रॉम ऑफ सच डिले इन एडिशन टू एनी फीस। जो नॉर्मल फीस लगनी थी उस डॉक्यूमेंट की वो तो लगेगी ही लगेगी, ये क्या है? एडिशनल फीस है ड्यू डेट से लेट होने पर। ठीक है, however such document of return may also be filed after such period of 300 days on payment of fees or additional fees specified in this section। मतलब अगर ये भी सुनना, ऐसा नहीं है फाइल तो करने का हमने आपको राइट दे दिया, लेकिन अगर ड्यू डेट पे फाइल ना करने की जो आपके ऊपर पेनल्टी या लायबिलिटी है ना, उसको कोई नुकसान नहीं बचेगा, वो लगेगी ही लगेगी। मतलब आपको फाइल करने का तो ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमने आपके ऊपर लेबल थी आपकी पेनल्टी, वो तो लगेगी ही लगेगी। ये तो एडिशनल फीस है, फीस और पेनल्टी में फर्क समझ रहे हो? एक तो नॉर्मल फीस जो उस डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए लगानी है, एक ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते हो वो एडिशनल फीस, और ड्यू डेट पे फाइल ना करने की जो पेनल्टी है वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। क्लियर है? चलो एक हमारा पार्ट डिफरेंस करने से पहले फर्स्ट पेज पर आ जाओ जो हमने नहीं कवर किया, इंट्रोडक्शन एलएलपी का, है ना। देखो एलएलपी में इसमें कुछ है नहीं खास, इसलिए मैंने इसको ये करवाया था,
इसमें बस ये बताया, उसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने नोटिफाई किया था एलएलपी एक्ट को 9 जनवरी 2007 को। 9 जनवरी 2007 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया था इसको 12 दिसंबर 2008 को, और प्रेसिडेंट ने अपने साइन कब किए थे? 7 जनवरी 2009 को। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमें पहले हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट बिल तैयार करते हैं, बिल को हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं, वहां दोनों हाउसेज उसको पास करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। जिस दिन वो सिग्नेचर करता है उससे अगले दिन ऑफिशियल गजट में वो पेश हो जाता है, यानी कि वो एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने साइन कब किए थे? 7 जनवरी 2009 को। तो यानी कि एलएलपी एक्ट आपका कब आया था एग्जिस्टेंस में? 7 जनवरी 2009 से एलएलपी एक्ट आ गया था। ठीक है, 8 को दे रखा है। कहाँ पर? 8 वो हो गया था ना 2008 हो गया था। एलएलपी एक्ट 2008। तो बेटा एक्ट का ईयर चेंज नहीं करना आपको, एलएलपी एक्ट 2008 ही रहेगा, लेकिन एप्लीकेबल हुआ था बाद में। ऐसे तो कंपनीज एक्ट 2013 है, वो 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ है। क्योंकि देखो जिस एक्ट जिस साल में बन रहा होता है, तैयारी हो रही होती है उस टाइम, तो ईयर था 2008, इस टाइम में उसकी तैयारी की जा रही थी। जैसे अभी हम पास हुए और फिर एडमिशन लेके अब हाँ ठीक है ना। तो अब अभी इसकी तैयारी हो रही थी 2008 में, फिर हमने इसको आगे पेश किया, करते करते पास होने में इसको 2009 आ गया, है ना। तो 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे, तब से ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आया एलएलपी एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लगता है, होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता है। 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल मैंने आपको चारों बता दिए हैं। उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना है उसके लिए कौन सपोर्ट करता है? एमसीए सपोर्ट करता है। एमसीए कहता है कि मेरे पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी ई फाइलिंग करो, क्योंकि मैं कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स को संभालता हूँ, इसलिए आपके भी डॉक्यूमेंट्स को मैं संभाल लूंगा। ठीक है। और एक बात और लिख दी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी। ये पैराग्राफ था कि एलएलपी की जरूरत क्यों हुई। अब तो तुम्हें वैसे पता चल गया होगा कि जरूरत क्यों हुई। कंपनी से लोग घबराते थे कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, है ना। तो इन दोनों को मिला के एलएलपी का कंसेप्ट इसलिए लाया गया कि लिमिटेड लायबिलिटी का भी कंसेप्ट आ जाए, साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल मिल जाए पार्टनरशिप की तरह। क्योंकि देखो वहां पे कंपनी में आपको एक फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर रखना होता था कि मेंबर को अगर इतने पैसे लाने हैं तो इतने ही लाने हैं, जितने वो शेयर से एक्वायर करेगा उतने ही वो पैसे देगा हमें। लेकिन उसमें पार्टनरशिप फर्म में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? फ्लेक्सिबल। आप अपनी मर्जी से जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दोनों फीचर दे दिए, कंपनी का फीचर दे दिया लिमिटेड लायबिलिटी का, और पार्टनरशिप का क्या फीचर दे दिया? फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो यही सब बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, इसको पढ़ लेना। ठीक है। एक चीज और भी पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में एक आधी मुझे बतानी है, बाकी तुम्हें हो जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? कंपनी को बोलते हैं जनरली हम बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट अपने अंदर और किन किन चीजों को इन्वॉल्व कर लेता है? बॉडी कॉर्पोरेट इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। जो कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 3 में जिनको डिफाइन किया गया था, एक तो उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, मींस कंपनीज को बोलते हैं हम बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन ये अपने अंदर और किस किस को इंक्लूड कर लेता है? अगर कोई एलएलपी है ना जो रजिस्टर्ड है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। आप एलएलपी को क्या बोलोगे? बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन एलएलपी को भी क्या बोलोगे? और एक कंपनी जो इंडिया से बाहर है, फॉरेन कंपनी, उसको भी आप क्या बोलोगे? समझ रहे हो? कौन सी तीन चीजें हो गई? एलएलपी को बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन एलएलपी को बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, और फॉरेन कंपनी को बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। और नॉर्मल जो कंपनी है उनको तो हम वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, जिनको इंक्लूड नहीं करती है अ कॉर्पोरेशन सोल, समझ रहे हो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब अलग टर्म्स है, इनको आप बॉडी कॉर्पोरेट
नहीं कह सकते। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ना कि इनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब कोई भी ट्रेड, ये तो पढ़ते आ रहे हो अब तक, प्रोफेशन या सर्विस या ऑक्यूपेशन, ये सारी टर्म्स किसमें आ जाती हैं? बिजनेस में। ध्यान रखना कुछ डेफिनेशंस होती हैं एग्जॉस्टिव, कुछ डेफिनेशंस कैसी होती हैं? कुछ डेफिनेशंस होती हैं आपकी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब बता सकते हो? इन दोनों का मतलब बता सकते हो? एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है कि वो अपने अंदर और भी चीजों को इंक्लूड कर सकता है। जैसे मैंने बोला एनिमल्स, अब एनिमल्स में की डेफिनेशन में तो बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे ना, मतलब जितने भी तरीके के, जो प्रजाति बता दी मैंने तो एक एनिमल्स है ना, अब आप उसमें सारे एनिमल्स डाल सकते हो। अब मैं अलग अलग कर दूं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को अलग कर दूं, है ना, तो सारे वाइल्ड एनिमल्स आप उस कैटेगरी में शामिल कर सकते हो ना। तो वो क्या है? इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन, जो अपने अंदर और वर्ड्स को ले सकती है। लेकिन एग्जॉस्टिव क्या होती है? एग्जॉस्टिव क्या होती है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जितना लिखा है सिर्फ उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उन्होंने कहा है ना कि एनिमल में सिर्फ काऊ ही आएगी तो काऊ ही आएगी, आप डॉग को बीच में नहीं डाल सकते। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, जो अपने अंदर और किसी को इंक्लूड नहीं होने देती, जितना लिखा है सिर्फ उतना ही, बाकी दिमाग मत चलाना। लेकिन इंक्लूसिव वो डेफिनेशन होती है जो अभी कुछ डिस्कस करोगे, वो बताऊंगी अभी, ठीक है, पहले पढ़ लो। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मीनिंग पता है, जो सेक्शन 7 में बताया है। एंटिटी का मतलब, एंटिटी मींस बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो फर्म बनी है उसको भी हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च पे एंड होता है। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? दोनों में डिफरेंस समझना है ना। फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल टू मार्च वाला। अगर कोई फर्म इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर आपकी कोई फर्म इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अक्टूबर 2017 को, क्लास किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ जी, एक चीज बताना चाहूंगी, पढ़ लेना जरा। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड टू 31st डे ऑफ मार्च, ठीक है। However, in case of LLP incorporated after 30th September of a year, मतलब आधे से ज्यादा साल निकल के आकर 30 सितंबर तक आधा साल खत्म हो जाता है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने खत्म। अगर आपकी कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो मैंने डेट ले ली 15 अक्टूबर 2017, तो इसका फाइनेंशियल ईयर बताओ बच्चों कहाँ पे खत्म होगा? 31 मार्च। अरे ईयर बताओ, 31 मार्च कोई भी बता देता। नॉर्मली क्या होता? 17 से लेकर 18 पे खत्म। लेकिन अगर 30 सितंबर के बाद कुछ हुआ है तो एक साल बीच में और भी अगला आ जाएगा, 31 मार्च 2019। अगर यही डेट होती 1 अगस्त की तो बताओ, तो 2018। वेरी गुड, तब हो जाता आपका। ध्यान रहेगी ये बात। 30 सितंबर के बाद जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके लिए आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे चले जाना, नेक्स्ट ईयर पे चले जाना, ठीक है। चलो, फॉरेन एलएलपी 12 महीने से ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। फॉरेन एलएलपी बताया आपको, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन बाहर करवाया, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है उसका? इंडिया में। एलएलपी का मीनिंग बता दिया इन्होंने। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट और उसके बाद पार्टनर, ये सारी डेफिनेशंस हो जाएंगी ना? यस मैम। पक्का? यस। अब मुझे ये बताओ, जो इनके बीच में डिफरेंस है,
वो मुझे कराने की जरूरत है? नहीं नहीं मैम, हम इतना पक चुके हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं मैं आपको बता तो दिया सब कुछ, तो वही तो है। डिफरेंस देखो एक बार किस किस चीज के बीच में है, LLP और पार्टनरशिप आराम से बता सकते हो। LLC और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस, Yes, और ma'am. कंपनी और LLP के बीच में है। हाँ। यहाँ पे आप आराम से बता सकते हो। बस मैं बता सकती हूँ। छोड़ सकती हूँ मैं? Yes, ma'am. छोड़ने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इसको कवर कर लो। कोई डाउट आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं हम यहीं पे वाइंड अप। मैं आपको बताने